your fam, that's what they call me. I promise that. हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। इस क्लास में बेटा हम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं स्टडी के साथ साथ। फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा और प्लानिंग का मतलब है उसे अरेंज करने के लिए कुछ तैयारियां करना। जैसे आपको 90% लानी है तो उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी। ऐसी फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा तो कंपनी को उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। यानी कि सर हम तो सर मार्क्स लाने के लिए तैयारी करते हैं, कंपनी किसके लिए प्लानिंग करेगी? बेटा ध्यान से, कंपनी प्लानिंग करती है उसे पैसा कब चाहिए, कितना चाहिए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे और कहां करें। जब कंपनी इन बातों पर सोचती है तो उसे फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सपोज करो मेरा मेन बिजनेस मुंबई में है और मेरी 3 ब्रांच हैं। कहां पर? चेन्नई, कोलकाता और कहां पर है मेरी? गाजियाबाद में। लेकिन मैं देख पा रहा हूं चेन्नई में मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोलकाता में मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन गाजियाबाद में मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कुछ टेक्निकल्स चीजें या कोई स्टाफ मेंबर्स या मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। किसके लिए? गाजियाबाद ब्रांच के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे उसका डेवलपमेंट करना है। तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले कंपनी का ये डिसाइड करो कि भैया पैसा कौन सी कंपनी के लिए, ब्रांच के लिए चाहिए। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंड डिटरमाइन द पॉसिबल सोर्सेज। फिर ये डिटरमाइन करो कि जहां पर पैसा चाहिए कितना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइडेड करो अगर पैसा आपको चाहिए तो कौन से सोर्सेज से, यानी कि या तो पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज करूं या प्रीफरेंस शेयर से या मार्केट में बैंक से लूं। ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? जब कंपनी कोई ऐसा प्रोसेस करती है तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं इसका हम ऑब्जेक्टिव कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि क्या उद्देश्य है फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने का। ध्यान से, आपका क्या पर्पस है पढ़ने का? अच्छा, कि अच्छी नौकरी मिल जाए या अच्छा बिजनेस करे और शादी भी अच्छी हो जाए। समझ रहे हो ना? तो ऐसी कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा बिजनेस डेवलप हो जाए, लेकिन वो कब होगा? कि जब पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग और स्टडी दोनों जरूरी है। ये बात समझ में आती है? तो इस वजह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे हैं। उसका उद्देश्य है, पहला पॉइंट, टू इंश्योर का मतलब होता है वेरीफाई करना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। यानी कि पहला ये डिसाइड कर लेना कि फंड जो है वो मार्केट में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि एकदम अगर हमें जरूरत पड़ती है पैसे की, हो सकता है पैसे की जरूरत हमें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पड़ जाए, या मशीन कोई परचेस करनी पड़े, बिल्डिंग परचेस करनी पड़े, या हो सकता है बिजनेस में जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए पड़ जाए। क्या उतना पैसा अवेलेबल हो सकता है या नहीं, ये वेरीफाई कर लेना, ये इसका उद्देश्य है। ओहो, एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड नीड टू बी मेड अवेलेबल। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य यह भी है कि जिससे कि हम ये पता लगा सकें कब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो पापा ने कमाए सारे पैसे अगर खर्च कर दिए तो फ्यूचर में गड़बड़ हो सकती है। आपकी पढ़ाई के लिए पैसा कहां से अरेंज करेंगे? ठीक है, शादी के लिए कहां से अरेंज करेंगे? इस वजह से फादर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपना पैसा सेविंग में लेके चलते हैं। अगर फ्यूचर में कभी कोई बीमारी हो जाती है या शादी होती है, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इमीडिएटली ले लेते हैं या नहीं ले लेते? यस। तो कंपनी भी क्या करती है? प्लानिंग करती है। किस चीज के लिए? कि भैया अगर कंपनी को जरूरत पड़ने लगी तो कितने टाइम में हमारे पास पैसा अरेंज हो सकता है।
फिर स्पेसिफाई सोर्सेज ऑफ दीज फंड, यानी कि ये स्पेसिफाई कर लेना कि फंड जो है कहां से अरेंज होगा, हमारे पास क्या क्या साधन है। जब घर में एक लड़की की शादी होती है तो फादर डिसाइड करता है कि जो मेरे पास पैसा है वो तो ठीक है, अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो भाई किससे ले सकता हूं, हर किसी से नहीं मांगा जाता। ऐसी कंपनी डिसाइड करती है अगर उसे फाइनेंस की जरूरत है तो वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से ले या प्रीफरेंस से ले या डिवेंचर से ले या बैंक से लोन ले, उसके ऊपर वो विचार करेगी। वो विचार करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पता होनी चाहिए, इसलिए इसका ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं इसकी इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब होता है बेनिफिट, यानी कि जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ी तो उसका बेनिफिट आपको क्या हुआ। जैसी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ी उसके बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फंड्स एट राइट टाइम, यानी कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज गेन कर लेते हैं तो ये हेल्प करता है कि जैसे अगर हमें तुरंत आज पैसे की जरूरत पड़े तो वो पैसा हमारे पास हो। जैसे सपोज करो कंपटीशन का टाइम है, अभी लाइव ही आपने पता है कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 99.9% फेसबुक में पार्टनरशिप ली है मुकेश अंबानी जी ने। ये बात समझ आया, तो उसके लिए कुछ पैसा वो देंगे जब तो पार्टनरशिप मिलेगी। तो यानी कि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी कि अगर मुझे बिजनेस में इसमें पार्टनर्स बनना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। क्या उस समय मेरे पास जब पेमेंट देनी होगी इतना फंड अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ये कब हो पाया, जब फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाई। ध्यान से, क्लियर। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरली, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर कंपनी ने फंड रेज कर लिया है तो ये चेक करता है फाइनेंशियल प्लानिंग कि फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं वेस्टेज ऑफ फंड्स तो नहीं हो रही। ठीक है, फिर दूसरा है इट प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस। ध्यान से, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक आपके जो मैनेजर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस होता है, जो बिजनेस में एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट जनरेट करता है, कि क्या जनरेट करता है कि पैसा कहां से आना चाहिए, पैसा कितना आना चाहिए, कहां उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए पॉलिसीज भी क्रिएट करता है। यानी कि उसके बारे में प्रोसीजर और पॉलिसीज दोनों ही बताता है। कौन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये उसका बेनिफिट है। इट रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर फ्यूचर्स। ध्यान से, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने नहीं कर रखी तो फ्यूचर में आप सरवाइव नहीं कर सकते। सपोज करो फादर को मिली है सैलरी और उन्होंने सारी आज इस महीने के एंड में स्पेंड कर दी, ठीक है, और जैसी महीना फिनिश होता है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई पैसे की, तो क्या आपके फादर आपको दे पाएंगे? नहीं, वो किसी से लेके देना पड़ेगा, फिर कर्जा हो जाएगा। इसलिए जब फादर पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, तो कुछ सेविंग में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर में अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा वो सेविंग में से अरेंज कर सकें और अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें। ये बात समझ में आती है? बहुत छोटे छोटे टॉपिक पॉइंट्स हैं, बस बेसिक समझना जरूरी है, आप अच्छी तरह से मार्क्स गेट कर पाओगे। इसके बाद पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? ध्यान से बेटा, मेरा तो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो सर कंपनी का भी बॉडी स्ट्रक्चर है कि नहीं? बेटा, कंपनी का कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। सर इसके बारे में बताओ तो सही। ध्यान से सुनो, कंपनी का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से अरेंज किया है और कितना पैसा डेप्ट से अरेंज किया है। यानी कि वो बताता है प्रोपोर्शनेट ऑफ द कैपिटल, किससे कितना कितना पैसा अरेंज किया गया है बाय द कंपनी, वो बताता, उसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड, यानी कि जब ओनर्स का पैसा, ओनर फंड्स का मतलब अभी बताता हूं, और बोरोइंग फंड, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, उसमें ओनर फंड्स का मतलब क्या? ओनर्स फंड्स का मतलब है कि हमने पैसा जो अरेंज किया है वो इक्विटी शेयर कैपिटल से किया है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से किया है, हमारे पास कुछ पैसा जमा था, रुका हुआ था, तो
तो रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब जो पैसा हमने अपने पास रोक के रखा, यानी कि हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो वो पैसा हमने रोक के रख लिया, तो उसके रिटेन अर्निंग है तो भैया मालिकों का ही ना, है तो भैया मालिकों का ही ना। तो इसको हम शॉर्ट उस भाषा में इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक। बोरो फंड, लोन ले लिया या डिबेंचर्स ले लिए या पब्लिक डिपॉजिट करा लिया, यानी कि इसके ऊपर एक्ट भी है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर, कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे आप। ठीक है। तो लोन, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि जब हम आउटसाइडर से पैसा अरेंज करते हैं, यानी कि जो हमारे कंपनी के मालिक है उन्हें छोड़कर हम किसी बाहर वाले से पैसा अरेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं बोरो फंड। क्लियर होती है बातें? वेरी गुड। ध्यान से, कैपिटल स्ट्रक्चर्स द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। मैंने अभी आपको बताया बेटा ये सारा पैसा लॉन्ग टर्म ही होता है। क्यों? कि जो भी आप, एक बात बताओ, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप 2-3 महीने के लगाओगे लॉन्ग टर्म के लिए? सर हो सकता है 2-3 महीने के लिए, तो बेटा वो इसमें नहीं आता। वो किस में आता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। जो भी पैसा कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अरेंज करती है, चाहे वो बैंक से करती हो, चाहे वो अपनी इक्विटी शेयर से करती हो या प्रीफरेंस शेयर से करती हो, तो वो बोला जाता है द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। यानी कि ये बात समझ में आ गई। फैक्टर इफेक्टिंग, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या फैक्टर इफेक्ट हो सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से। पहला क्या होता है? कैश फ्लो पोजीशंस। ये याद आ रहा है कुछ बातें हमने कहां पढ़ी थी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में पढ़ी थी। कोई बात नहीं, वहां अलग था, यहां अलग है। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट हो सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के? पहले कैपिटल स्ट्रक्चर समझ चुके हो। कैश फ्लो पोजीशन, सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए साइज ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जिसके लिए फंड अरेंजमेंट करा है, उसका साइज क्या है? लार्ज है, स्मॉल है, या समझते हो मीडियम है? क्यों? बिजनेस छोटा होगा तो पैसा कम लगेगा, बिजनेस उस मिडिल साइज का होगा तो स्मॉल से कुछ ज्यादा लगेगा, और जब बिजनेस लार्ज होता है तो साहब जी पैसा भी ज्यादा लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और यदि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है कैश का, तो सबसे पहले उसका यूटिलाइजेशन करें, बाद में आप फंड अरेंज करें। ठीक है, तो ये फैक्टर इफेक्ट पड़ा देते हैं किस पर? कैपिटल स्ट्रक्चर्स पर। दूसरा इसमें क्या है, इसी में ही पॉइंट, इट मस्ट कवर फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब भी आप क्या कर रहे हो, पैसा अरेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो पेमेंट करनी है, यानी कि जिस पर फिक्स ऑब्लिगेशन, फिक्स ऑब्लिगेशन किस किस पर है? जैसे आपको डिविडेंड पे करना है, किस पर? प्रीफरेंस शेयर्स पर। लोन ले रखा है, उसकी क्या पेमेंट करनी है? इंटरेस्ट पेड करनी है। बिजनेस चल रहा है, लेबर की वेजेस पेड करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। या आपने कोई ईएमआई पे मशीन वगैरह परचेज करी है, उसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कैश होना जरूरी है। ये अगर आपके पास कैश नहीं है तो इफेक्ट पड़ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर पर। क्यों इफेक्ट पड़ जाएगा? क्योंकि जब आपके पास कैश नहीं होगा तो आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, और जब फाइनेंस अरेंज करोगे तो इक्विटी से करोगे या प्रीफरेंस से या लॉन्ग टर्म लोन लोगे, और जैसे इन तीनों सोर्सेज या 4 सोर्सेज हो सकते हैं, उनसे पैसा अरेंज करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर पर। यह बात समझ में आती है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों इफेक्ट पड़ता है? ईबीआईटी की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, यानी कि वो पैसा जो हमने इंटरेस्ट और टैक्स पे देने से पहले हमने कमाया, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इंटरेस्ट शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू द मीट इन इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। ध्यान से, अगर इंटरेस्ट आपका जो है कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? कि आपने पैसा जो है बाहर आउटसाइडर से कम अरेंज करा है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? कि आपने जो पैसा है वो आउटसाइडर से क्या किया है? ज्यादा अरेंज किया है। ठीक है, तो जब आप आउटसाइडर से पैसा ज्यादा अरेंज कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, जो मालिक होंगे कंपनी के, उनके पास तो पैसा फिर कम जाएगा ना? हाँ, क्योंकि आउटसाइडर के पास पैसा ज्यादा जा रहा है।
ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो का मतलब समझ में आ गया, यानी कि ये आइटम्स भी, ये फैक्टर्स भी इफेक्ट कर सकता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो लोअर है तो उसकी पोजीशन सही नहीं होती, यानी कि कंपनी ये दर्शाती है शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फॉलिंग टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। कंपनी अपनी इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उसके लिए भी पैसा अरेंज करना पड़ेगा, और जब पैसा अरेंज किया जाएगा तो फिर से कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। फिर बात आती, ये पॉइंट है फिर नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या कि जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करा हुआ है, उस पर मैं कितनी रिटर्न कमा रहा हूं। जैसे इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर, यदि, जैसे मुझे एक बार बताओ, मैंने पैसा लगाया 10 लाख और उस पर मैं 10% से कमा रहा हूं, यानी कि कितना कमा रहा हूं, 1 लाख कमा रहा हूं। ठीक है, और जो मैं इंटरेस्ट जो पेड कर रहा हूं आउटसाइडर को, वो कर रहा हूं मैं कितना, 5%। क्या कर रहा हूं, 5%। तो इसका मतलब क्या कि जो पैसा बिजनेस में मैंने लगाया हुआ है उस पर जो मैं कमा रहा हूं वो ज्यादा है, किससे, जो मैं आउटसाइडर को इंटरेस्ट पेड कर रहा हूं। तो इस केस में कंपनी क्या सोचती है कि हमें जो ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि जो ज्यादा पैसा अरेंज करना चाहिए वो मालिकों से करना चाहिए, बाहर आउटसाइडर से नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आउटसाइडर से बाहर से हम पैसा अरेंज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होता चला जाएगा, हाई होता चला जाएगा, फिर ये हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर से प्रीफरेंस शेयर्स वालों, इक्विटी शेयर्स वालों की अर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो ऐसे इस चीज के ऊपर भी डिसीजन किया जाता है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ा जाता है, और यही फैक्टर इफेक्टेड कर सकता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर्स, यानी कि ईपीएस, एक शेयर पर कितना कमाया। ठीक है, फिर आती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। मोर डेप्ट कैन बी यूज्ड, मोर डेप्ट कैन बी यूज इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लो। ध्यान से, अब हमारे पास एक सोर्सेज और भी है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कम है, किससे, जो पैसा हम कमा रहे हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो यहां हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि हम और पैसा फंड से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि डेप्ट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से, जब डेप्ट लोगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी इफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट, रिस्क कंसिडरेशंस। ध्यान से, द टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द बोथ द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ध्यान से, बिजनेस में जो रिस्क होता है बेटा, वो एक तो होता है फिक्स कॉस्ट का, यानी कि जो आपकी ऑपरेशंस, यानी कि जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें होने वाला खर्चा जो आपको पे करना है, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जैसे वेजेस एंड सैलरी। और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब, अगर आपने आउटसाइडर से पैसे ले रखे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेड करना ही करना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या कंपनी प्रॉफिट ना कमाए। ठीक है, इफ ए फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, यदि फर्म का जो बिजनेस रिस्क है वो कम है, तो इट इज द कैपेसिटी टू यूज डेप्ट इज हायर एंड वाइस वर्सा। ध्यान से, सीधी सी बात है, अगर हमारा जो रिस्क है वो कम है तो कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि वे और पैसा कहां से अरेंज कर ले, या तो फंड से ले ले, या पैसा इक्विटी से ले ले, या प्रीफरेंस से ले ले, या डेप्ट से ले ले। तो जैसे ही पैसा ऐसे अरेंज किया जाएगा तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक एग्जांपल लगाओ, मैंने पैसा 1 लाख रुपए ले रखा है इक्विटी से और 1 लाख रुपए ले रखा है किससे, डेप्ट से। अगर मैं पैसा और अरेंज करता हूं, सपोज करो 50,000 रुपीज एग्जाम्पल के, तो मेरा अब कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो गया, 250, लेकिन पहले कितना था, 2 लाख। तो इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर, ये तो पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये फैक्टर्स होते हैं जो आपके इफेक्ट डाल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये दोनों ही चैप्टर, बोथ चैप्टर्स आर कवर 15 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। प्लीज फुल कंसेंट्रेशन। ठीक है, आप स्टडी करो। ओके, बाय बाय।